हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो अपने एक नया और खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। हेडिंग लगा लीजिए, वर्ग तथा वर्गमूल। हाँ जी बिल्कुल, मैथ का ये ध्यान रखना, रीजनिंग की दुनिया में ऐसा ही कोई घटना नहीं है वर्ग वर्गमूल वाली, केवल मैथ्स का चैप्टर है। तो वर्ग आपने बचपन में कुछ तो सुना होगा, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। उसी संख्या को अगर 2 बार गुणा कर दें तो हमें वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। वर्ग प्राप्त होता है। किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा कर दें तो हमें वर्ग प्राप्त होता है। जैसे हमें कोई संख्या x का वर्ग निकालना हो तो हम x को x के साथ गुणा कर देंगे तो वर्ग मिल जाएगा अपने को x², है ना। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। इकाई अंक 5 हो उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मेरे पास एक संख्या 15 है, इसका इकाई अंक 5 है। 25 है, इसका इकाई अंक 5 है। 35 है, इसका इकाई अंक 5 है। 45 है, इसका इकाई अंक 5 है। 55 है, इसका इकाई अंक 5 है। तो यूँ जिन जिन संख्याओं के इकाई अंक 5 हो उनके वर्ग कैसे निकालने हैं। सबसे पहले आपको पीछे जो डिजिट लिखा है उसका वर्ग लिख देना है। पीछे डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग लिख दो, 25 लिख दिया। उसके बाद में जो आगे डिजिट लिखा है उससे ठीक बड़ी संख्या से गुणा करके लिख दो। मतलब 1 से बड़ी क्या होती है, 2 होती है, और 2 और 1 का गुणा करके लिख 2 एकम 2, तो 15 का वर्ग 225। इसी तरह ठीक पीछे वाली संख्या 5, 5 का वर्ग 25, और 2 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी, 3 और 2 का गुणा करके 6 लिख देंगे। बात क्लियर है क्या। तो आगे वाले डिजिट के भी जल्दी से लिख दो, आगे वाले डिजिट के भी अपनी कॉपियों में जल्दी से वर्ग लिख दो। बना लिए क्या सबके। चलो इसका देखना, 35 का आप सबसे पहले 5 का वर्ग 25, 3 × 4 करूँगा तो 1225। ठीक है, इसी तरह 25 4 × 5 करूँगा तो 20। 5 का वर्ग 25, 5 × 6 30। ये सब ने लिख लिए, सबका यही उत्तर था। वेरी गुड। तो आगे हेडिंग लगाओ 2 नंबर, जिनका इकाई अंक 5 ना हो। जिनका इकाई अंक 5 ना हो, इकाई अंक 5 ना हो, इकाई अंक 5 ना हो।
इकाई अंक 5 ना हो तो किससे वर्ग निकालने हैं, ध्यान देना जरा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है आपके सामने 12, इसका वर्ग हालांकि आपको पता होगा लेकिन अपने निकालते कैसे हैं वो बात सीखेंगे। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 26, जैसे एक संख्या लिखी मैंने आपके सामने 32, तो इन संख्याओं के वर्ग कैसे निकालने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पीछे डिजिट लिखा गया है उसका वर्ग लिख देना है। पीछे जो डिजिट लिखा गया है उस 2 का वर्ग लिखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। फिर आपको ये जो तीनों डिजिट लिखे गए हैं इन तीनों का गुणा कर देना है, यानी 1 × 2 × 2। ये जो तीनों डिजिट थे इन तीनों के गुणा मैंने कर दिए हैं, 1 × 2 × 2, तीनों के गुणा किए तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, एकम 4 मिलेगा। उसके बाद में जो आगे डिजिट लिखा गया है उसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग करूँ कितना आएगा, 1, तो 144 वर्ग आ गया। बात क्लियर है क्या। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना। सबसे पहले पीछे वाले डिजिट का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे। उसके बाद में बीच वाले तो दोनों तीनों डिजिट है 2, 6 और 2, इन सब का गुणा कर देंगे, 2, 6 और 2 का गुणा। फिर आगे वाले डिजिट का वर्ग कर देंगे। ध्यान देना 6 का वर्ग कितना होता है, 36, 2 × 6 कितना होता है, 12 × 2 24 और 2 का वर्ग 4। अब इनको यूं नहीं लिखना, अब इनके साथ में जिनमें 2 डिजिट है ये हंसिल आगे चली जाएगी। बात क्लियर है कैसे। 36 में से हमें 6 लिखना है, जो 3 था आगे जुड़ जाएगा, 24 में 3 जुड़ेगा तो 27, 24 में 3 जुड़ेगा 27 आएगा, 27 का 7 लिखेंगे, 2 आगे हंसिल चला जाएगा और 4 और 2 676 आ जाएगा 26 के वर्ग। बात क्लियर है क्या। यहाँ और देखो एक बार, सबसे पहले पीछे वाले डिजिट का वर्ग लिखेंगे, 2 का वर्ग, फिर 3 × 2 × 2 करेंगे और फिर आगे वाले डिजिट का वर्ग लिख देंगे, 2 का वर्ग 4, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 का 2 लिखेंगे, एक आगे अंसिल चला गया, 3 का वर्ग 9 और एक अंसिल था 10। बात क्लियर है क्या। चलो नोट करो और फिर आगे मैं आपको दूंगा, उन संख्याओं के आप वर्ग करेंगे। लिख लिया क्या। चलो ध्यान दो इधर। इसका वर्ग लिखो आप, इसका वर्ग लिखें आप और इसका वर्ग लिखें आप। कोई उत्तर आया क्या। इधर ध्यान दो।
सबसे पहले पीछे वाले डिजिट का वर्ग लिखेंगे, 2 का वर्ग 4, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 का 4 लिखेंगे, 2 आगे अंशिल चला गया, 6 का वर्ग 36, 36 और 2 ये सब का आ गया, ठीक है, वेरी गुड। पीछे वाला डिजिट का वर्ग लिखेंगे 9, तीनों का गुणा करेंगे, 9 3 27, 27 2 54, 54 का 4 लिखेंगे, अंशिल 5 आगे चली गई, 9 का वर्ग 81, 81 और 5 बात क्लियर है। फिर 8 का वर्ग लिखेंगे, 64 है, 11 इंटू 8 करूंगा, ध्यान देना जरा, 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 11 इंटू 8 करूंगा 88, 88 इंटू 2 कर देंगे, 88 इंटू 2 करेंगे तो डायरेक्ट नहीं करना, ब्रेक करके करना है। कैसे? जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको पता है कि 88 है किसके नज़दीक, वो संख्या देखें, 88 90 के नज़दीक है, और 90 का दुगुना हमें डायरेक्ट पता होता है, 90 के दुगुना करता है तो 180 आते हैं, उसमें से 4 कम कर देंगे, 4 कम करने 176 आ जाएगा। जितना ब्रेक करके करेंगे उतना आसानी से होगा। फिर 11 का वर्ग लिख देंगे, 121 आ जाएगा। अब जोड़ते जाओ, 4 लिखेंगे, 6 आगे अंशिल चला गया, 176 और 6 182, 18 अंशिल आगे चला गया, 121 और 18 139, ये वर्ग आ जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको पीछे वाला एक डिजिट अलग लिख लो, आगे वाले 2 डिजिट जो है एक पूरा युग्म बना लो। पीछे वाली संख्या का वर्ग लिखिया 64, फिर 11 इंटू 8 इंटू 2 करना है, इन तीनों गुणा आपस में करते होते हैं तो तीनों गुणा करना है, 11 इंटू 8 88, 88 इंटू 2 कर दिया, 176 आ गया अपने पास। फिर ये जो आगे वाला डिजिट लिखा हुआ है 11, इसका वर्ग लिख दिया। अब इनको लिखना है, 4 लिख दिया, 4 के साथ जो 6 है वो आगे अंशिल चला गया, 176 और 6 182 होता है, 2 लिख दिया, 18 आगे चला गया 182 का, 18 इसी में जुड़ गया 121 में तो 139 आ गया। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात सबको? आगे हेडिंग लगाओ, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। 1 4 1 4 9 16 25 डैश 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 पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। शक्तिमान बाहर ले जाए इसको, आ रहे हैं सर, लेके जाना है इसको। हाँ बुला ले। 1 4 9 16 25 पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये वो संख्याएं हैं जो किसी न किसी नंबर को 2 बार गुणा करके मिली है। जैसे 1 को 1 से गुणा किया तो 1 मिलता है, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25। ये सभी की सभी संख्याएं जो किसी न किसी एक संख्या का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। बात क्लियर है क्या? इस नाम से क्लियर है कि वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्ग हो, तो किसी न किसी संख्या का पूरा पूरा वर्ग होगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। बात क्लियर है? आगे लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी? 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी? बताओ लालियो, कोई उत्तर है तो। 1 से 100 तक सोच पा रहे हो क्या? 25 होगी कि नहीं? गलत उत्तर है, वो अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 100 तक। अच्छा ध्यान देना जरा, मुझे बताओ 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। 9 का वर्ग, इसका मतलब 10 से ऊपर की कोई भी संख्या का वर्ग करूंगा तो 100 से ऊपर चला जाएगा। 11 का 121 होता है, तो 10 ही तो हुई टोटल। 1 से 10 तक की वो संख्या जिनका वर्ग कर दूं तो 100, 1 और 100 के बीच में ही आएगा, तो 10 ही तो होगी टोटल। बात क्लियर है क्या?
मैं एक बार लिख के बता देता हूँ सब कुछ ताकि क्लियर रहे। 1 से 10 तक ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने के बाद 100 तक ही रहता है। उसके बाद अगर कोई भी संख्या का वर्ग करूंगा तो 100 से बड़ा होता चला जाएगा। 1 का वर्ग कितना होता है? 2 का, 3 का, 3 का 9, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अब अगर मैं 10 से अगली संख्या यानी 11 का वर्ग करता हूं तो 121 आएगा, जो कि 100 से बड़ा हो जाएगा। मुझे तो ये बताना था 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो कितनी है? 10 है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। आगे बढ़े क्या? लिखो 1 तथा 100 के मध्य, अगला क्वेश्चन है 1 तथा 100 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी? कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी? 8 होगी क्या? वेरी गुड, क्या बात है। गजब का दिमाग है खाई साहब, खतरनाक। आज क्या बिना में तुम खाते हो क्या? आजकल पारों का दिमाग बड़ा काम करता है। चलो ध्यान देना जरा, 1 से 100 तक हमें पूछा गया, 1 से 100 के मध्य, 100 और 1 को छोड़ देना है, 1 से 100 के मध्य बताना है। तो अगर 100 को छोड़ दूं और 1 को छोड़ दूं तो बाकी कितनी बच गई? 8 पूर्ण वर्ग संख्या है। बात क्लियर है क्या? लिख लो 8। आगे बढ़े, लिखो 1 तथा 500 के मध्य, 1 तथा 500 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी? कितनी होगी? 48 होगी। अच्छा मुझे बताओ जरा, 48 कैसे हो सकती है? 1 तथा 500 के मध्य बतानी है। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 500 से ठीक नीचे वाली होनी चाहिए, यानी 499 तक है तो चलेगी। 499 से अगर ऊपर होगी तो वो नहीं चलेगी। आप कह रहे हो 48, चलो मैं मान लेता हूँ कि 48 होती। 48वीं संख्या का वर्ग कितना होगा? जो खुद 48 है उसका वर्ग कितना होगा? वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अगर 50 की बात करूं तो 50 का भी तो 2500 होता है, मुझे तो 499 तक ही रहना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना ज़रा, 1 को नहीं लेना और लास्ट में अपने को 500 को नहीं लेना, यानी कि 499 और 2 के बीच में जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या है वो सारी की सारी मुझको लेनी है। 499 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 484 होती है। किसका वर्ग होता है? 22 का वर्ग होता है। 2 के बाद ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 4 होती है। 2 का वर्ग जो है वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। अब ध्यान देना जरा, 4 और 22 का वर्ग, मतलब 4 तो हमें मिला है 2 से, 4 तो मिला है 2 से और 484 मिला है 22 के वर्ग से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर 22 तक ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर 484 तक जाता है, मतलब 500 से ऊपर नहीं जाता। 2 से लेकर 22 तक ऐसी संख्याएं हैं जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई है, उन संख्याओं के बीच में रहेगी, उन बीच में रहेगी। इन संख्याओं का वर्ग
उन संख्याओं के बीच में ही रहेगा जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया, 1 से 500 के बीच में ही रहेगा। तो ये संख्याएं कितनी है केवल ये गिनना था। हमें पता है अगर 22 तक वैसे संख्याएं गिनूँ तो टोटल 22 ही होती है, लेकिन एक को नहीं गिनना इसलिए 21 बचेगी। बात क्लियर है क्या? ध्यान देना, मैं एक बार डिटेल में सब कुछ आपके सामने लिख देता हूँ। मुझे केवल पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी है, और पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी कहाँ तक है? केवल 499 तक बतानी है, 500 नहीं होना चाहिए, और 2 से स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं स्टार्ट करनी। पहली पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या 4 होती है, 4 होती है, फिर अगली 9 होती है, 3 का वर्ग 9, अगली 9 होती है, फिर 16, फिर 25, 36, 49, 81 और 64 और 81। उसके बाद 144, 169 और 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441 और 22 का 484, 23 का 529 जो कि 5 से बड़ा हो गया, 500 से बड़ा हो गया, ये नहीं लेना। तो यहाँ तक कितनी संख्याएं गिन लो, 21 ही होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? 21 है। 1 से 500 के बीच 21 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। नहीं ऐसे नहीं निकालना। आपको सीधे अगर 20 तक या 25 तक वर्ग याद है तो हमें सीधा पता है। सीधा कैसे, सुनो एक बार ध्यान देना जरा, हमें पता कैसे चला, ऐसे लिखना नहीं है पेपर के अंदर, जरूरत ही नहीं है लिखने की। हमें तो ये देखना है कि 500 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 500 से ठीक छोटी होती है 484 जो कि 22 का वर्ग है। इसका मतलब 1 से लेकर 22 तक ऐसी संख्या है जिनका अगर वर्ग करूँ तो 500 से छोटा रहेगा। पर हमें बोला गया एक तो लेना ही नहीं है, 1 का वर्ग छोड़ दो, उसके बाद कितनी बच गई? फिर 21 संख्याएं बची है। बात क्लियर है क्या? 21 संख्याएं बची है। अगर मेरा ये प्रश्न होता कि 1 से 500 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो कितना उत्तर दोगे? ये तो था 1 से 500 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है लिखना, 1 से 500 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 22 होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, क्योंकि यहाँ तक अगर 21 है तो 1 ही तो छोड़ा था हमने, वापस ले लो 1 को, तो 22 हो जाएगी। ठीक है, 1 से 500 तक 22 संख्याएं हो जाएगी। ये भी लिख लो, 1 से 500 तक 22 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये चैप्टर आपके दोनों एग्जाम में, चाहे आप जीडी का देना, चाहे उसके अंदर क्या नाम आपका सीईटी का देना, चाहे सेंट्रल लेवल के अन्य एग्जाम देना, उनमें भी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल जुड़ा होता है। ठीक है, लिखना आगे एक प्रश्न लिखना, यदि a तथा b कोई 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यदि a तथा b कोई 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो सत्य या असत्य बताइए। सत्य या असत्य बताइए। ऑप्शन 1, a प्लस b सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। a प्लस b सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक लाइन छोड़ करके अगली स्टेटमेंट लिखो, 2 नंबर।
a माइनस बी सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। a माइनस बी सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक लाइन छोड़ के अगला 3 नंबर, a गुणा b सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगला 4 नंबर, a बटे b सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। a बटे b सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, हमें ये दिया गया है कि a और b दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और फिर उसके बाद में इन चारों को चेक करना है क्या ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका मतलब ये है कि पहले कोई भी दो ऐसी संख्याएं लो जो पूर्ण वर्ग संख्या है और उनको जोड़ करके चेक करो, अगर वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये कथन सत्य हो जाएगा, वरना असत्य होगा। जैसे मैंने कहा कि हम एक संख्या लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या 4 और दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या हम ले लेते हैं 9। दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या ले ली, दोनों का जोड़ मैंने किया तो पता चला इनका जोड़ आया 13। और 13 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 13 किसी का वर्ग है क्या? 13 किसी का वर्ग नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये असत्य है, कभी नहीं होगी। कभी कभार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ चांसेज में ये नहीं होगी, असत्य है। ठीक है, ये कहता है कथन हमें कि सदैव होगी, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होगा। बात क्लियर है क्या? चलो अगले कथन, अगला मुझे ये बोलता है a माइनस बी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हम एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या लेती है, चाहे ये ले लो तुम, एक पूर्ण वर्ग संख्या 9 ले लो, एक 4 ले लो, दोनों का अंतर कर लो। 9 माइनस 4 किया तो कितना आया? 5 है। क्या इनका अंतर पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 5 तो किसी का वर्ग नहीं होता। इसका मतलब ये भी असत्य है, दूसरा स्टेटमेंट भी असत्य है। अगला मुझे कहता है a गुणा b हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होता है। लालियो ध्यान देना, क्यों होता है देखना जरा। जैसे मैंने एक ले ली संख्या 4 और एक ले ली 9, दोनों का वर्ग करूंगा 36 आएगा। दोनों को वर्ग किया, क्या आया? पूर्ण वर्ग संख्या 36 6 का वर्ग होता है। कभी भी कोई भी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणा कर लेना, हमेशा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके अंदर जो मैंने दो संख्याओं का गुणा करके ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त की थी वो अभी भी विद्यमान है, और अगर विद्यमान है तो पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा रहेगी। विद्यमान का मतलब क्या है? ध्यान देना, मैंने इस संख्या को जब प्राप्त किया था 4 को तो 2 इंटू 2 करके प्राप्त किया था। इस जब 9 को मैंने प्राप्त किया तो 3 इंटू 3 करके प्राप्त किया। और जब दोनों को गुणा किया आपस में, जब आपस में 9 और 4 को गुणा किया तो यहाँ पर 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 हो गया, जो कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं आ गई नई जिनका वर्ग है ये। और वर्ग क्या होता है? वही तो होता है जो दो संख्याओं को गुणा करने से मिले। तो हमेशा जब आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या ही मिलेगी। तो ये कथन सत्य है। कोई भी दो संख्याएं लोगे और उनकी गुणा करोगे तो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या ही मिलेगी। आगे बात करते हैं a बटे बी की। a बटे बी भी क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो नहीं होती। अपने एग्जाम्पल सामान्य से ले सकते हैं। जैसे 9 ले लिया, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 ले लिया, एक पूर्ण वर्ग संख्या, दोनों को भाग दिया तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये तो एक पॉइंट में संख्या आएगी, पॉइंट वाली संख्या तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये असत्य है। बात क्लियर है क्या? नोट कर लिया? आगे लिखो पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म।
लिखना। 1 नंबर लिखो गुणधर्म, पूर्ण वर्ग संख्या का 1 नंबर गुणधर्म लिखें, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर तुम्हें 4-5 संख्याएं दे दी जाए और तुमसे पूछे बताओ क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, तुम चेक कर लेना। अगर उनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो तुम सीधे बता सकते हो कि वो पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। बात क्लियर है क्या? चलो तो इसका एक प्रश्न लिखो, निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन लिख लो। ये लो, आपको मैंने 4 संख्याएं दी है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या वो आपको बताना है। डी है क्या? ठीक। इकाई अंक का मतलब पता है क्या होता है? इकाई अंक, हाँ वैसे बिल्कुल इकाई दाई सैकड़ा वाला ना। हाँ चलो, तो सबसे अंतिम डिजिट को हम इकाई अंक बोलते हैं। संख्या के सबसे अंतिम डिजिट को इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। 2, 7, 8 या 3 होता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती। इसमें इकाई अंक 4 है तो सोचना ही नहीं है, टिक कर देना है, क्योंकि हमें पता है परीक्षा के अंदर एक संख्या तो ऐसी देगा जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं होगी। तो हमें अगर गुणनखंड करके चेक करेंगे तो कम से कम 1 सप्ताह व्यतीत कर देंगे इनमें। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या देगा तो क्या होगा, हमें यही पहचानना है कि अंत में डिजिट कौन सा है। 2, 3, 7, 8 है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? नोट कर लो। दो नंबर स्टेटमेंट लिखो, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होती है। आज सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होती है। नोट कर लिया? चलो इधर ध्यान दो। अब जैसे मान लो तुम्हें एक पेपर में कोई प्रश्न पूछ लिया गया, कोई भी बड़ी सी संख्या दे दी और बोला इसका वर्ग कर दो। तुम्हें बोला 3, 2, 5, 6, 1, 7, 8, 9, 4, 9, 9, 4, 1। इसके अंत में आप ऐसे करें, ये लिखो 7, 8, 9, 9, 4, 1, 2, 2। ये दोनों सेम है। अब ये आपको बोल दिया कि बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। नीचे 4 ऑप्शन देगा तो आपको कुछ यूँ मिलेगा, इतनी बड़ी संख्या और अंत में 4, एक इतनी बड़ी संख्या और अंत में 3, इतनी बड़ी संख्या और अंत में मान लो 5, और इतनी बड़ी संख्या और अंत में मान लो 7 दे दिया। अब तुम्हें ये पता है जिस संख्या का मैं गुणा करने जा रहा हूँ वो संख्या 2 बार सेम गुणा हो रही है, यानी एक वर्ग निकाल रहा हूँ, और एक वर्ग निकाल रहा हूँ तो एक सम संख्या का वर्ग निकाल रहा हूँ। सम संख्या मतलब जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होता है, या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वो सम संख्याएं होती है।
अगर मैं सम संख्या का वर्ग निकाल रहा हूं तो हमेशा सम संख्या ही आएगा, और सम संख्या आएगा तो अंत में कभी भी विषम संख्या नहीं होगी उसके अंत में। इन सब के अंत में 3, 5, 7 लिखा गया है, ये विषम संख्याएं हैं। केवल एक ही सम संख्या बचती है, गुणा करके चेक की नहीं करना, उस ऑप्शन पे टिक कर देना है। बात क्लियर है क्या? चलो अगली स्टेटमेंट लिखो 3 नंबर। अगली प्रॉपर्टी लिखना 3 नंबर। विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा, मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिख दिया, बड़ी सी संख्या लिख दी, ये लो, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया यूं। अब आपको ऑप्शन देगा तो उसी तरह देगा। और लास्ट में मान लो कोई भी एक सम अंक दे दिया आपको, जैसे 6 ही दे दिया। ये देखो, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए। विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। यहाँ पर हमें जो 2 संख्याएं दी गई है वो विषम संख्या है, क्योंकि दोनों के अंत में क्या है? 7 है। और एक वर्ग निकाल रहे हैं। वर्ग क्यों? क्योंकि हमें ये पता है दोनों की दोनों संख्याएं समान है। 2 समान संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमेशा वर्ग मिलता है, और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम ही होगा। हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें अंत में 2 में तो 8 है, और 1 में 9 है, और 1 में 0 है। ये सारे के सारे जिनमें अंतिम डिजिट 0 और 8 है, ये सारी के सारी सम संख्याएं हैं। हमें तो विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये तो कभी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी बचता है, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी 3 कट गए तो एक ऑप्शन अपने आप सही है। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो 4 नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम संख्या होती है। शून्यों की संख्या सम संख्या होती है। ब्रैकेट में लिख लेना 2, 4, 6, 8 डैश 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 ब्रैकेट बंद। लिख लिया क्या? अगर कोई भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना उसके अगर अंत में 0 है, अगर अंत में 0 है तो 0 हमेशा सम संख्या में मिलेंगे। अगर विषम संख्या में 0 मिलते हैं तो कभी भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल से अगर कोई संख्या के अंत में 0 है और उसके अंत में 3 0 एक साथ लगे हैं तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। देखने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि 3 0 आगे 3 तो विषम संख्या होती है।
हमेशा सम संख्या में जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होंगे तो 2 जीरो होंगे या 4 जीरो होंगे या 8 जीरो होंगे या 6 जीरो होंगे। इस तरह से हमेशा सम संख्या में जीरो मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपने लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 4 संख्याएं लिखी है, जैसे मैंने आपके सामने 4 संख्याएं लिखी है, इसके अंत में 3 जीरो है, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं हो सकती। हमेशा जीरो सम संख्या में होते हैं तो ही पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 10,000 लिखा है मैंने, ये 100 का वर्ग है, अंत में जीरो कितने हैं, 4 है, सम संख्या में है हमेशा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने 1000, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या, कभी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है संख्या में 3 जीरो आ गए, 3 तो एक विषम संख्या है। जैसे मैंने लिखा 529,000। अब आपके दिमाग में गुरुजी 529 23 का वर्ग होता है, शायद ये पूर्ण वर्ग संख्या, एक बार चेक कर लूँ, जरूरत ही नहीं है। अंत में 0 3 आ गए, यानी विषम संख्या में 0 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? एग्जाम्पल, एक प्रश्न लिखना। निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये प्रश्न आया हुआ है। निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन सेम लिखा देता हूं जैसे पेपर में आए थे। ये लो, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या लगती है आपको? अब तक मैंने जो आपको नियम लिखाए हैं उन्हीं नियमों पर आधारित ये प्रश्न है। बी नंबर है क्या? अच्छा, बी नंबर में 0 कितने हैं? तो एक तो विषम होता है। 3 नंबर है। अंत में अगर 0 हो तो हमेशा चेक कर लेना 0 कितने हैं। 0 1 हो या 3 0 हो या 5 0, यानी विषम संख्या में 0 हो तो कभी भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 0 जब भी होगा तो हमेशा सम संख्या में ही 0 होंगे। सम संख्या समझते हो क्या? 2 4 6 8। तो 0 होंगे तो या तो 2 0 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 6 मिलेंगे या 8 मिलेंगे। इस तरह सम संख्या में ही 0 मिलेंगे। ध्यान देना जरा, मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहले इस प्रश्न पर बात करते हैं। हमें इस प्रश्न के अंदर एक संख्या दी है जिसके अंत में 2 है। मैंने कहा था जिसके अंत में 2 3 7 8 वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर आए बात 0 की। 0 मास्टर ने बताया था कि जब भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 होगा तो 0 कभी 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। 0 या तो 2 आएंगे या 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, 12 आएंगे, 14 आएंगे, 16 आएंगे, यानी सम संख्या में ही आएंगे। तो ये तो नहीं है। फिर इसमें पता नहीं है अब क्या करें, क्योंकि इसमें ना तो 2 3 7 8 अंत में, ना 0 है। तो एक बार छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या देखी तो उसमें 3 0 थे अंत में। मास्टर ने कहा था 3 तो हो ही नहीं सकते, पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो विषम संख्या में तो 0 हो ही नहीं सकते, या तो 4 होना था या 2 होना था। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही बचा है। बात क्लियर है क्या? अब मैं बात करता हूँ कि 0 हमेशा विषम संख्या में क्यों नहीं होते या सम संख्या में ही क्यों होते हैं। क्योंकि मुझे पता है जब भी कोई संख्या के अंत में 0 आएगा वर्ग करने के उपरांत तो 2 क्यों आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने 10 का वर्ग किया तो 100 मिला। इसका मतलब मैंने ऐसी 2 संख्याओं को गुणा किया जिनके अंत में, दोनों के अंत में 0 थे। बात क्लियर है क्या? जैसे मैंने 100 का वर्ग किया तो मैंने ऐसी 2 संख्याओं का वर्ग किया जिन दोनों के अंत में 2 0 थे। बात क्लियर है? इसलिए हमेशा 0 0 जो है हमेशा सम संख्या में ही आते हैं, यानी दोनों के 0 मिल करके आते हैं। और दोनों के जब 0 मिल जाएंगे तो हमेशा सम संख्या में आएंगे, कभी भी विषम संख्या में नहीं होंगे। अगर ऐसा तुम चाहो कि गुरुजी 3 0 कर दूं
तो ये तो वर्ग किए ही नहीं, ये तो 100 और 10 को गुणा किया। वर्ग तो तब होता है तो समान संख्या को गुणा करते हैं, ये तो समान है ही नहीं। बात समझ में आ गई क्या? तो हमेशा जीरो सम संख्या में ही होते हैं। आगे लिखो अगली स्टेटमेंट, अगला गुणधर्म लिखिएगा 5 नंबर। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो पांच से पहले वाला अंक हमेशा 2 होगा, हमेशा 2 होगा। देख लेना हमेशा हमेशा जब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 5 लिखा मिले तो चेक कर लेना 5 से ठीक पहले वाला अंक जो है 2 है या नहीं है। अगर 2 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं हो सकती। मैंने आपको आते ही पहले वर्ग बताए थे जिसमें मैंने कहा था अगर इकाई अंक 5 हो तो उनके वर्ग कैसे लिखने हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था 15 का, 25 का, 35 का, और इन सब में मैंने कहा था अंतिम डिजिट का वर्ग लिख दो, अंतिम डिजिट का पहले वर्ग लिख दो, अंतिम डिजिट का वर्ग लिख दो। आपने देखा होगा कि सबके अंत में 5 थे और 5 से ठीक पहले वाला अंक 2 था कि नहीं था? सब में 2 था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जिन संख्याओं के अंत में 5 होगा और अगर उनके ठीक पहले 2 है तो ही वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर 2 नहीं है तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं हो सकती। बात क्लियर है क्या? एक प्रश्न लिख लो जिसके एग्जाम्पल आपके सामने ऑप्शन ये है। प्रश्न यही है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ये लो। अब तुम्हें मान लो 625 नहीं पता किसका वर्ग है। 625 अगर तुम्हें नहीं पता है किसका वर्ग है फिर भी तुम उत्तर दे सकते हो। उत्तर कैसे दे सकते हो? तुम देखो अंत में सबके 5 लिखा हुआ है और 5 अगर लिखा हुआ है तो 5 से ठीक पहले जिसमें 2 होगा वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बाकी नहीं होगी। इस एक ही संख्या में पहले 2 है, बाकी सब में 2 तो नहीं है। किसी में 7 है, किसी में 3 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है क्या? अगली स्टेटमेंट लिखना 6 नंबर। दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं मिले एक क्लास और लगा लेती है, उसके बाद 12 तो बज जाएंगे, 12:30। तो दो क्रमागत संख्याओं के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य प्राकृत संख्याएं। ध्यान देना जरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई भी दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्याएं देगा, दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि पहली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पहली पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, 1 का वर्ग करने से 1 ही मिलता है। दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 4 है, 2 का वर्ग करने से 4 मिलता है, दूसरी 4 है। तो दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2 है बीच में तो, या 3 है? 2 ही है ना, गिनती ठीक ठाक आती है। 1 और 4 के बीच में 2 ही संख्याएं होती है, 2 और 3। ठीक है,
तो इस तरह हमें दो लगातार संख्याओं के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या बतानी। अब मान लो तुमको एक दे दिया कि बोलो गुरुजी 289 है 17 का वर्ग, और दूसरा बोल दिया 18 का वर्ग 324 है। दोनों क्रमागत संख्या है, 17 और 18 क्रमागत है। 289 और 324 के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? अब तुमको नहीं पता, कैसे गिनेंगे? याद एक तरीका कि माइनस करके घटाएं तो पता लगाएं, वरना ऐसे हम यूं कर सकते हैं 2 का वर्ग तथा जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूं 3 का वर्ग के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं, प्राकृत संख्या के मध्य प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को बोलते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर आगे तक चलती जाती है, इनको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। 2 तथा 3 के मध्य बताना है तो हमें क्या करना है, हमें ये जो दो संख्याएं दी गई है इनको आपस में गुणा कर देना, जो पहले लिखी हुई है। 2 × 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। यानी 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के मध्य 4 ही संख्याएं हैं। गिन लेती हैं, देखना जरा, विश्वास हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। इनके बीच में कौन कौन सी है? 5 6 7 और 8। मास्टर ने भी 4 ही बताई थी। बात क्लियर है क्या? चलो आगे, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ 12 का वर्ग और तथा 13 के वर्ग के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। अब अपने क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना, 12 × 2। आगे वाली दोनों संख्या गुणा करेंगे, कितनी आएगी? 24 आएगी बीच में। बात क्लियर है क्या? चलो एक प्रश्न मेरा आपसे है, हाँ जी, 13 के बाद 14, सीधा 14 आ गया तो नहीं होता। कर्मागत बोला मैंने, कर्मागत मतलब लगातार आने वाली संख्याएं, लगातार पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो लगातार आती है तो ये तरीका लगता होता है सीधा, ठीक है। वरना फिर अपने घटा के बताने पड़ेंगे, और तो क्या लगा, घटा के बताएंगे। तो जैसे अपने को दिया हो यहाँ पर 14 का वर्ग 196 में से 12 का वर्ग 144 घटाएंगे तो पहले वाली संख्याएं घट चुकी है। अब लास्ट 196 को भी घटा दो तो बीच वाली बच जाएगी। बताओ जरा, चुटकियों में बता दो क्या इसका उत्तर, देखते ही। हाँ जी, 32 21 अपने नाम 30 अच्छा, और अपने रानी। चलो इधर ध्यान दीजिएगा। तुम्हें 676 और 625 के बीच में पूछा। अब तुम ये देखो, ये वर्ग किसका है? ये तो 25 का वर्ग है और ये 26 का वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत तो ये वाला तरीका लगा सकता हूँ सीधा। कैसे? 25 × 2 करूँ 50 उत्तर आ जाएगा। मन में ही सोचना है, केवल इतना कुछ लिखना ही नहीं है, 50 सीधा आएगा। पेपर में प्रश्न देखते टिक। बात क्लियर है क्या? एक प्रश्न लिखना, कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे? कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे, ये आपको बताना है। इन दोनों संख्याओं के मध्य कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब वही होता है जो प्राकृत संख्या का मतलब होता है, ठीक है।
कितने होंगे, गुणा करो अभी। कितने होंगे रे, हाँ जी ध्यान देना जरा, 1024 इंटू 2 ही करना था। अगर तुमसे ये भी नहीं हुआ है ना तो छोड़ दो सब कुछ। एक ले लो माड़ा, एक माड़ा ले लो, हाँ दूने पर जाके बैठो 108 मिनी वाली, ठीक है, गिने रखो रात दिन। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। बोल नहीं पाते नलायको। राम को नाम ले को कभी गलत को नहीं है, राम 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 करो, ठीक है।